वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक किया था वो था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपने पढ़ा था। हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। 9th क्लास का ये चैप्टर है। हमारे लेक्चर्स जो हैं वो 9th और 10th तक ही फोकस्ड होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। और जब भी आप कुछ पढ़ने बैठते हैं तो आपके सामने एक नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए और साथ साथ नोट करते जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो मैं बोल रहा होता हूँ वो मैं लिख रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। सो आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, दिस इज लीनियर मोमेंटम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम समझते हैं। आपने देखा तो होगा मूवीज़ में पिस्टल से बुलेट निकलती है एंड इट पियर्सेस थ्रू अ बॉडी, है ना। एक जिस बॉडी को वो स्ट्राइक करती है उसको चीर कर वो आगे निकल जाती है। अब सोचिए, गोली चलाने के लिए एक पिस्टल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, पिस्टल अपने आप में बहुत महंगी चीज़ है। तो क्या उस बुलेट को हम हाथ में लेकर अगर ज़ोर से फेंक कर मारें तब भी वो उतना ही चोट करेगा? सोचने की बात है। आप एक पत्थर को उठाते हैं और ज़ोर से एक निशाने पे मारते हैं। अब उसकी जगह जो बुलेट आपने पिस्टल में डाली है, पिस्टल में ना डालकर अगर आप हाथ में लेंगे और उसको ज़ोर से फेंक कर मारेंगे तो क्या उससे भी उतनी ही चोट पहुंचेगी, उतनी ही इंजरी होगी जितनी बुलेट को पिस्टल में डालकर होती है? सोचने की बात है। वैसे सोचने की क्या बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, अपने आप ही बात पता लग जाती है। तो क्या डिफरेंस है, हाथ से फेंक कर उसी बुलेट को आपने मारा तो चोट कम लगी, और उसी बुलेट को जब आपने लोड करके गन में फायर किया तो उसके कारण इंसान की जान भी जा सकती है, या बॉडी से इट पियर्सेस थ्रू इट, मतलब आर पार भी हो सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बुलेट फेंक कर मारी गई और उसका इम्पैक्ट कम था, और एक बुलेट जो है जो फायर की गई एक गन से, वो अगर आपने एक ट्री के ऊपर फायर किया है तो वो उसकी बार्क में जाकर धंस जाएगी अंदर तक, या अगर पतला ट्री होगा, उसकी स्टेम पतली होगी तो वो बाहर भी निकल सकती है। क्या डिफरेंस है दोनों में? बुलेट तो वही है, ठीक है। एक बात यहां पर डिफरेंस है वेलोसिटी का, स्पीड का। जो पहले आपने बुलेट फेंक कर मारी है वो पत्थर की तरह काम करती है, वो पत्थर है, ठीक है। उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन जब आप उसी बुलेट को लोड करते हैं गन में तो गन के कारण क्या होती है, गन से फायर होने के कारण उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो यहां पर आपने देखा कि बुलेट की वेलोसिटी जो है वो बुलेट को डेंजरस बनाती है। छोटी सी बुलेट होती है ना, छोटी सी बुलेट, एक पत्थर की जितनी, एक छोटे से पत्थर की जितनी, लेकिन वो डेंजरस होती है, वो फैटल होती है। फैटल मीन्स जानलेवा होती है। एक दूसरी बात करते हैं। एक ट्रक है या एक बड़ी कार है, तो हम ट्रक लेकर चलते हैं। एक ट्रक है, जो ट्रक होता है बहुत बहुत ज़्यादा वजनी होता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। आहिस्ता आहिस्ता लुढ़कते हुए वो एक दीवार के साथ टकराता है। सपोज करिए उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और दीवार के साथ स्ट्राइक करता है तो डेफिनेटली दीवार को वो नुकसान पहुंचाएगा। एक घर की दीवार के साथ वो टकराता है तो डेफिनेटली उसका नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही ट्रक जो है, ओके, वो ज़्यादा स्पीड से आ रहा हो और दीवार के साथ टकराए तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब इस एग्जाम्पल को थोड़े अलग तरीके से समझते हैं। एक ट्रक है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आ रहा है या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और दीवार को स्ट्राइक करता है तो नुकसान होएगा। लेकिन अगर उसकी जगह एक छोटी सी कार है 1000 केजी की या 500 केजी की, एक छोटी सी कार है, वो दीवार के साथ स्ट्राइक करती है 20 किलोमीटर पर आवर से, वो भी चल रही है, ट्रक भी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था और ये कार भी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और दोनों स्ट्राइक करते हैं एक दीवार के साथ, तो ज़्यादा नुकसान किसके कारण होगा? डेफिनेटली ट्रक के कारण होगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास जो है वो ज़्यादा है। तो आपने दो एग्जाम्पल्स पढ़ी। एक एग्जाम्पल में मैंने आपको बुलेट के बारे में बताया जिसको हमने फेंक कर मारा और दूसरी तरफ गन से मारा।
तो जब गन से मारा तो सिंस उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा था। दूसरे केस में आपने एक ट्रक लिया और एक कार ली। एक ट्रक जो है वो दीवार के साथ टकराई, ट्रक की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूसरी तरफ एक कार थी, उसकी स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आवर। ट्रक टकराया दीवार के साथ तो नुकसान हुआ, और कार जब 20 किलोमीटर पर आवर के साथ चलते हुए दीवार के साथ टकराई तो उसमें नुकसान जो है कार का हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन दीवार का जो है वो कम हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या रीज़न है? ट्रक ने दीवार को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, कार ने कम नुकसान पहुँचाया। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है मास। ठीक है जी, जो ट्रक है वो बहुत हैवी है, उसका मास ज़्यादा है, डेफिनेटली उसके कारण नुकसान होगा। थोड़ा सा कॉमेडी साइड पे चलते हैं, ठीक है। एक भारी भरकम इंसान चलकर सामने से आ रहा है और मेरे जैसा कमज़ोर इंसान उसके साथ टकरा जाता है, या आपके जैसा कमज़ोर इंसान उसके साथ टकरा जाता है, तो क्या होगा? डेफिनेटली हम ही को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर एक पतला सा इंसान, कमज़ोर सा इंसान सामने से चल कर आ रहा है और टकरा जाता है तो डेफिनेटली हमें नुकसान कम पहुंचेगा, है ना। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। खैर ये तो इट इज़ ऑन द लाइटर नोट। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की, जो मास है, जो वेलोसिटी है बॉडी का, उसके कारण मोशन का इम्पैक्ट जो है वो बढ़ जाता है। सो है ना, आई यूज टू एग्जाम्पल्स, द एग्जाम्पल ऑफ द बुलेट एंड देन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रक एंड अ कार मूविंग विद सेम वेलोसिटी, है ना, हमने ये अभी डिस्कस किया। सो द इम्पैक्ट ऑफ मोशन, याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, इम्पैक्ट ऑफ मोशन by objects depend on mass and velocity। किस पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, बॉडी का मास और बॉडी की वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, इस पर ये चीज़ डिपेंड करता है। तो चलते हैं, यहां पर श्रीमान आइजैक न्यूटन ने यूज्ड अ टर्म which is known as linear momentum. Okay, he used the term to identify this phenomena. He used a term, and this term is linear momentum or simply momentum. In some books you will study it simply as momentum, and in a few books you will read it as linear momentum. The linear momentum यहाँ पर हम इसको सेम तरीके से पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, momentum क्या है? Momentum is actually the quantity which measures the quantity of motion possessed by a body. So, momentum क्या करता है? It measures the quantity of motion possessed, ये पॉइंट्स हैं, possessed by a body। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। बाय अ बॉडी, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? इट इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय P। याद रखें, दिस इज डिनोटेड बाय P। दिस टर्म इज डिनोटेड बाय P and is defined as the product of mass and velocity. This term, linear momentum, is denoted by small p and is defined as the product of mass and velocity. ठीक है, remember p is a, मतलब momentum is a vector quantity. Remember, it is a vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, तो मैं रिपीट कर देता हूं, लीनियर मोमेंटम एक्चुअली क्या है? लीनियर मोमेंटम इज द इंपैक्ट ऑफ मोशन बाय ऑब्जेक्ट्स
linear momentum is the measure of the quantity of motion possessed by a body, ठीक है, and is denoted by P, and P is equal to mass into velocity. It is a vector quantity, remember. तो आपको पता है ये जो मास होता है इसका SI यूनिट होता है kg, और ये जो वेलोसिटी है इसका SI मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम का क्या हो जाएगा? मोमेंटम का SI यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड, है ना. सो गोइंग टू रिपीट इट. लीनियर मोमेंटम इज the measure of the quantity of motion possessed by a body. It is denoted by P and is defined as the product of mass and velocity. It is a vector quantity and its SI unit is kg meter per second. Its SI unit is kg meter per second. And why is it kg meter per second? It is written like this also. Kg meter s raised to power minus 1. Okay. And why is it considered as kg meter per second? The answer is quite simple. कि भाई मास जो है वो केजी में मेजर करते हैं, वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, तो मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड में ही हम मेजर कर पाएंगे. आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा. सो एक बात आप समझें, और वो क्या है कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम ज़ीरो होगा. वेलोसिटी कम होगी, जैसे आपने वो बुलेट वाला पढ़ा, मैंने आपको बताया आपने हाथ में पकड़कर बुलेट पत्थर की तरफ फेंक कर मारी तो उसकी कितनी वेलोसिटी हो सकती है? वो उतनी ही वेलोसिटी हो सकती है जितनी एक पत्थर की हो सकती है. वो ज़्यादा से ज़्यादा एक शीशा तोड़ सकता है, और अगर वो थोड़ा सा हैवी होगा तो सिर भी फोड़ सकता है. ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी. पत्थर का ये दुरुपयोग होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, मैं वैसे सिर्फ साइंस पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए समझाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ. तो आप समझ गए. तो वेलोसिटी अगर ज़ीरो होगी तो मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होगा. वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा. वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा. मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि मास ज़ीरो होगा तो मोमेंटम ज़ीरो होगा. सोचिए ज़रा क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है मास कभी ज़ीरो नहीं होता. इसीलिए मेरे लिए ये बोलना असंभव है कि मास ज़ीरो होगा तो मोमेंटम ज़ीरो होगा. हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो मोमेंटम ज़ीरो होगा. मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए. लीनियर मोमेंटम क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द quantity measure of the quantity of motion possessed by a body, okay, and denoted by P. It is defined as the product of mass and velocity. 2, it is a vector quantity. The SI unit of mass is kg, SI unit of velocity is meter per second. Therefore the SI unit of momentum or linear momentum is kg meter per second. यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई, और वो क्या थी? इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, यानी कि वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो तो मोमेंटम भी जो है वो क्या होता है? ज़ीरो. बात करते हैं अब न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके लिए हमने ये पूरा कंसेप्ट जो है लीनियर मोमेंटम का समझा. तो एक्चुअली न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है ये हम अभी बात करेंगे. सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? आपको याद होगा हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, और अब ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? आपको याद होगा, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion along a straight line until and unless an external force acts on it. This was Newton's first law. Now we are going to study Newton's second law of motion. ठीक है, and what is Newton's second law of motion? वो देख लेते हैं. According to Newton's second law of motion, the, याद रखेंगे आप, the rate of change of momentum, ठीक है, of a body, momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. And this change takes place in the direction of the force applied, या applied force, जो भी आपने लिखना होगा. ठीक है जी.
So what is Newton's second law of motion? According to Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force. मतलब ये कि जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. सपोज कर लीजिए, सपोज करते हैं हम कि फोर्स अप्लाइड जो है वो एफ है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है. और फोर्स अप्लाई होने से पहले इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या है, वो हम सपोज कर लेते हैं P1 है. और फोर्स अप्लाई होने के बाद फाइनल मोमेंटम जो बनता है वो हम मान लेते हैं कि P2 है. मैं रिपीट कर रहा हूं, सपोज करिए एफ फोर्स आपने अप्लाई की और इनिशियल मोमेंटम, मतलब फोर्स अप्लाई होने से पहले मोमेंटम P1 थी और फोर्स अप्लाई होने के बाद मोमेंटम जो है P2 होगी. ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिएगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अच्छा एक मिनट, अब चेंज इन मोमेंटम क्या है वो देख लीजिए. चेंज इन मोमेंटम होगा P2 माइनस P1, डेफिनेटली, है ना. P2 माइनस P1 होगा चेंज इन मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मैंने आपको बताया हुआ है. जब भी किसी का रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग पूछा जाए, जैसे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा है, तो वो हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन T. It is going to become P2 minus P1 upon T. This is change in momentum, and rate of change of momentum is P2 minus P1 upon T. ठीक है जी. तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सपोज करें कि फोर्स जो आपने अप्लाई करनी है वो F है. इनिशियल मोमेंटम यानी कि फोर्स अप्लाई होने से पहले मोमेंटम था P1 और फोर्स अप्लाई होने के बाद जो फाइनल मोमेंटम बना वो P2 बना. तो चेंज इन मोमेंटम हो गया P2 माइनस P1. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T. ठीक है जी. अब ये क्वेश्चन, ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ कहता है ये जो फोर्स अप्लाइड है ना F, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन T. अपॉन T क्यों किया, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात हो रही है. तो ये लॉ जो है कहता है the force applied on the body, okay, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum हो गया P2 minus P1 upon T is directly proportional to F, या F is directly proportional to P2 minus P1 upon T. आप याद रखिए जो आपको यहाँ बोला गया है वो ये है, P2 minus P1 upon T is directly proportional to force applied. यानी कि आप फोर्स बढ़ाते जाइए और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है बढ़ता जाएगा. ठीक है जी, फोर्स बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है बढ़ता जाएगा. मैं ये आपको बता रहा हूँ. ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे. अब एक डेरिवेशन है जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है जी, अब हम उसके बारे में बात करेंगे. अब हम किसके बारे में बात करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी मैथमेटिकल formulation of Newton's second law of motion. ठीक है जी, आप पूरा लिखेंगे, मैंने तो शॉर्ट में लिखा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो चलते हैं. आपने अभी अभी पढ़ा कि F जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन T, है ना. ये अभी अभी आपने पढ़ा. अब सपोज करिए ये जिस बॉडी की बात आप कर रहे हैं उसका मास जो है वो सपोज कर लीजिए वो m है. ठीक है जी, हम जिस बॉडी की बात कर रहे हैं हम सपोज कर लेते हैं कि उसका मास जो है वो क्या है, m है. उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है हम सपोज कर लेते हैं u है. उसकी फाइनल वेलोसिटी हम लोग सपोज कर लेते हैं वो क्या है, v है. मैं रिपीट कर रहा हूं, मास जो है m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है. और आपको याद होगा जो फोर्स अप्लाइड थी वो तो f थी, मोमेंटम था इनिशियल P1, फाइनल मोमेंटम था P2, और जिस टाइम के लिए ये सब हुआ वो टाइम था T. ओके, तो अब सोचिए अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मेरे ख्याल में तो mu. और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, अगर फाइनल वेलोसिटी v है तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, mv. ठीक है जी,
तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F इज़ प्रोपोर्शनल टू P2 की जगह मैं क्या लिखूँगा, आई एम गोइंग टू राइट इट एज MV, P1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, आई एम गोइंग टू राइट इट एज MU अपॉन T। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। F इज़ प्रोपोर्शनल टू M कॉमन V माइनस U अपॉन T। ठीक है जी, आपको याद होगा मैं इसको पहले ये देख लीजिए आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F is proportional to M into V minus U upon T. Okay, so what is this? F is proportional to MA, V minus U upon T आपको याद होगा ये एक्सेलरेशन होता है, F is proportional to MA. Now for SI system of units, SI system of units के लिए याद रखेंगे। अच्छा, उससे पहले आप देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी को हम कैसे हटाते हैं, ये तो आपको पता ही है। यू हैव टू यूज सम कांस्टेंट, F इज इक्वल टू KMA। ठीक है जी, F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका KMA। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। F इज प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन T, मैंने आपको बताया ये तो लॉ है। तो P2 हमने MV ले लिया और P1 हमने MU ले लिया। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी U और फाइनल वेलोसिटी V लेट की है। तो P1 हो गया MU, P2 हो गया MV, तो ये हो जाएगा MV माइनस MU, M कॉमन V माइनस U अपॉन T, V माइनस U अपॉन T होता है A, F इज प्रोपोर्शनल टू MA। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, साइन को हटाने के लिए वी हैव टू यूज सम कांस्टेंट। सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो आप यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं वो है K। आप जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर यूज में ला रहे हैं वो है K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड हमने लिख दिया F इज इक्वल टू KMA। अब आपने एक बात याद रखनी है कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए जो K होता है ना, इट इज 1। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए F तो होगा 1 न्यूटन। सोचिए, मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। F तो होगा 1 न्यूटन SI सिस्टम में, M तो होगा 1 kg। ठीक है जी, एक्सेलरेशन तो होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब 1 है। ओके, तो K जो है, जो कि एक कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली 1 हो जाएगा। तो फॉर SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स K इज इक्वल टू 1, ये आपने लेना है। और अगर K इज इक्वल टू 1, देयरफॉर F इज इक्वल, अगर K 1 हो जाएगा तो F क्या हो जाएगा, 1 इंटू MA, विच इज F इज इक्वल टू MA। यहाँ पर F जो है वो आपका क्या बन गया, ये बन गया MA। ठीक है, तो आपको याद होगा ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है कि फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यहाँ से आपने ये डिराइव कर लिया कि ये कभी कभी आता है क्वेश्चन कि आपको बोला जाता है कि डिराइव करिए, प्रूव करिए दैट F इज इक्वल टू MA, तो तब आपने यही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज में लाना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में करवा रहा था आपको। मैंने बताया फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P2 माइनस P1 अपॉन T के। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। P2 हो गया MV और P1 हो गया MU। मैंने सब आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आपने इनिशियल वेलोसिटी U और फाइनल वेलोसिटी V लेट की है, इसीलिए इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा MU और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा MV। P1 है इनिशियल मोमेंटम, P2 हो गया फाइनल मोमेंटम। M यहाँ से कॉमन है तो MV माइनस U अपॉन T इस तरह से हो जाएगा, लेकिन V माइनस U अपॉन T होता है एक्सेलरेशन। तो F इज प्रोपोर्शनल टू MA। अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मुझे हटाना है तो आई हैव टू यूज सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज K। तो F इज इक्वल टू KMA। सो फॉर SI सिस्टम एक बात याद रखनी है, फॉर SI सिस्टम K इज इक्वल टू 1। अगर K 1 होगा तो F हो जाएगा MA। ये K 1 क्यों होगा, मैंने आपको यहाँ पर जो है वो समझाया है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे और थोड़ा सा और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आप कुछ और चीज़ें भी सीख सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ से आप एक चीज़ आपको पता लगेगा, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। ये आपने याद रखना। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द प्रोडक्ट, यहाँ से क्या पता लगा आपको, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ
mass and acceleration of the body. Force acting on the body is the product of mass of the body and acceleration of the body. तो फोर्स अगर डिफाइन करने में आ जाए तो फोर्स की ये भी डेफिनेशन होती है, फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है जी. यूनिट ऑफ फोर्स आपको मैंने बताया ये न्यूटन होता है और इसको कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर आपको डिफाइन करना पड़ जाए कि डिफाइन करें, डिफाइन सपोज करिए आ जाता है डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स. 1 न्यूटन फोर्स को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? 1 न्यूटन फोर्स इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body of mass 1 kilogram. So we have body of mass. अभी आपने पढ़ा ना F is equal to ma. तो if in a body of mass 1 kg an acceleration of 1 meter per second square is produced by a force, then the force is said to be 1 Newton. If in a body of mass 1 kg an acceleration of 1 meter per second square is produced, then the force is said to be 1 Newton. सिंपल था. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं. अगर एक 1 kg मास की बॉडी है और उसमें एक फोर्स जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक की एक्सेलरेशन जो है वो कर सकता है, तो हम उस फोर्स को कहते हैं कि वो 1 न्यूटन के बराबर है. दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन. दिस इज क्वाइट सिंपल. सो हाउ टू डिफाइन 1 न्यूटन? व्हेन अ फोर्स ऑफ व्हेन अ बॉडी ऑफ body of mass 1 kg gains an acceleration of 1 meter per second square by की जगह लिखिए on applying a force, then this force is said to be of 1 Newton. तब हम इस फोर्स को बोलते हैं कि ये 1 न्यूटन है. When a body of mass 1 kg gains an acceleration of 1 meter per second square on applying a force, then this force is said to be of 1 Newton. चलते हैं आगे. तो अभी आपने पढ़ा कि F जो है mv-u/t के प्रोपोर्शनल होता है. ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन अब हम पढ़ रहे थे. ठीक है जी. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं. So let us study some applications of Newton's second law of motion. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझाने के लिए हम अपने डे टू डे लाइफ में होने वाले कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. उनमें सबसे पहला इंसिडेंट ये है, हमें बोला जाता है कि दैट वी शुड wear सीट बेल्ट्स, वी शुड हैव अ हेलमेट while राइडिंग अ स्कूटर और बाइक, है ना. हमें स्कूटर चलाते वक्त या बाइक चलाते वक्त एक हेलमेट ज़रूर डाल के रखनी चाहिए. हम जब भी गाड़ी में बैठें तो गाड़ी में सीट बेल्ट ज़रूर लगा कर बैठें. इसके अलावा आजकल एक नया तो नहीं, खैर अब ये पुरानी होगी बात, एयर बैग्स का कंसेप्ट आपने देखा होगा. आजकल गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें एयर बैग्स होते हैं. ठीक है. अब पहले सीट बेल्ट और हेलमेट के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे एयर बैग्स की. ये सारे जो हैं ये न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर ही काम करते हैं. ज़रा सीट बेल्ट के बारे में बात कर लेते हैं. सीट बेल्ट अगर किसी ने नहीं लगाई हो तो क्या होता है? अचानक से गाड़ी रुकती है, और मैंने आपको पिछले भी लेक्चर्स में बताया, जैसे ही गाड़ी रुकती है तो बॉडी जो है उसका हेड जो है वो स्टीयरिंग के साथ स्ट्राइक करता है. ठीक है. या डैशबोर्ड के साथ स्ट्राइक करता है, या पीछे बैठे हुआ इंसान जो है उसका हेड जो है वो आगे की सीट के साथ स्ट्राइक करता है, लगता है. ठीक है. तो इस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमें कहा जाता है कि हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए, और हम सिर्फ ये सोचकर कि कहीं हमारे कपड़े ना ख़राब हो जाएं या कहीं कुछ वैसा ना हो जाए, प्रेस ना ख़राब हो जाए, हम सीट बेल्ट नहीं डालते. तो दिस इज़ फुलिशनेस. अब देखिए सीट बेल्ट के टाइम में होता क्या है, जब आप सीट बेल्ट डालते हैं अचानक गाड़ी रुकती है और रुकने के कारण आपकी बॉडी आगे की तरफ जाती है. ठीक है. जब गाड़ी रुकती है और बॉडी आगे की तरफ जाती है तो सीट बेल्ट जो है वो
क्या कहता है, ये सभी में होता है, आपको पता है, इन ऑल द कार्स नाउ डेज दे आर प्रोवाइडेड विद सीट बेल्ट्स फॉर पैसेंजर्स एंड दे शुड बी कंसिडर्ड एज सेफ्टी डिवाइसेस। इनको सेफ्टी डिवाइस की तरह कंसिडर करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, पर्पस, उसका सीट बेल्ट का पर्पस, इट इज़ टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स, द सीरियस इंजरीज when suddenly brakes are applied। तो मैं आपको बताऊं, the large momentum of a car reduces to zero in a very short interval of time, resulting in the development of a large force causing injuries। लेकिन वो जो स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट होती है, सेफ्टी बेल्ट जो होती है, जो पैसेंजर ने पहनी होती है, वो जब एकदम से ब्रेक लगती है, आपके शरीर के साथ चिपकी होती है, वो आपका आगे की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको स्लो कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, चोट जो है वो कम लगती है, नहीं लगती है या कम लगती है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, आगे की तरफ जब गिरने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है तो एक्चुअली टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। आप सोचिए, डिनोमिनेटर में है टाइम, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, कम। टाइम जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम होगी, है ना। यानी कि एक्सीडेंट के कारण होने वाला नुकसान जो है कम हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पैसेंजर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। हैंस द स्टॉपिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पैसेंजर इज रिड्यूस्ड, दे मे नॉट गेट इंजरीज एट ऑल और दे मे गेट अवे विद माइनर इंजरीज। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, ऐसे ही आप ज़रा हेलमेट के बारे में सोचिए, हेलमेट में क्या किस तरह से ये रूल लगता होगा, किस तरह से इंसान की जान बच जाती होगी। और दूसरा आप उसके बारे में भी ज़रूर सोचिए जो मैंने आपको बताया एयर बैग के बारे में। खैर चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं क्रिकेट बॉल की। बैट्समैन ने शॉट किया और शॉट मारा और फील्डर जो है वो कैच करने के लिए लपका। अब कैच अगर सीधे हाथ से उसने पकड़ने की कोशिश की तो सीधा हाथ जो है वो दीवार की तरह होगा, है ना। बॉल उसके साथ स्ट्राइक करेगी और जंप करके बाहर गिर जाएगी। ठीक है, आपने बॉल को कैच करने के लिए सिर्फ इस तरह से अपने हाथ कर लिए, इस तरह से कर लिए या इस तरह से कर लिए। ठीक है, जब आपने ऐसा किया, बॉल आपके यहां पर स्ट्राइक करेगी और जंप करके इट विल बी थ्रोन आउट, है ना, बाहर की तरफ फेंक दी जाएगी। इट विल बी थ्रोन आउटवर्ड्स, है ना, बाहर की तरफ फेंक दी जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस केस में बॉल को कम टाइम मिला। बॉल आपके हथेलियों से टकराया और जंप करके बाहर चला गया। और इस केस में एक और बात मैं आपको बताऊं, फोर्स ज़्यादा लगती है और फोर्स ज़्यादा लगने के कारण क्या होगा, आपके हाथ को अच्छी खासी चोट लग सकती है। लेकिन अगर आपने अच्छे फील्डर्स को देखा होगा फील्डिंग करते हुए, आप क्रिकेट अगर देखते होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो फील्डर्स हैं वो जब कैच करने लगते हैं तो उनका हाथ अपने आप इस तरह से नीचे की तरफ जाता है। बॉल जैसे ही हाथ में आता है, बॉल की डायरेक्शन के साथ उनका हाथ भी नीचे की तरफ जाता है। ये एक ज़रूरी प्रक्रिया है। ठीक है, आप कैच करने के लिए ऐसे हैं, बॉल ऊपर से आ रही है और जैसे ही आपके हाथ के साथ बॉल लगेगी, आपको हाथ जो है नीचे की तरफ लेकर जाना होगा। आप याद करके देखिए, कभी आपने किसी क्रिकेटर को कैच करते हुए अगर देखा होगा तो उसमें दिखाया होता है कि हाथ जो है उसका नीचे की तरफ जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, बॉल और हथेली के बीच में जो कॉन्टैक्ट का टाइम होता है वो बढ़ जाता है। जब कॉन्टैक्ट का टाइम बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर बढ़ गया ना, तो पूरे पर असर पड़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ने के कारण फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके कारण फोर्स भी जो है कम हो जाएगा और उस इंसान को चोट भी नहीं लगेगी और कैच भी वो बड़े आराम से कर सकेगा। तो मैंने आपको बताया दो एग्जाम्पल्स, एक सीट बेल्ट के बारे में और मैंने आपके लिए छोड़ दिया आप हेलमेट के बारे में भी ज़रूर सोचिए और एयर बैग के बारे में भी ज़रूर सोचिए, उनमें किस तरह से हमें चोट से हम बच जाते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया एक क्रिकेटिंग बॉल को कैच कैसे किया जाए। तो हमने अभी दो बातें की, एक यूज़ ऑफ
सीट बेल्ट के बारे में मैंने बताया। दूसरा मैंने आपको बताया किसके बारे में, कैचिंग क्रिकेट बॉल। और तीसरी हम बात कर, अच्छा सीट बेल्ट के साथ मैंने आपको एयर बैग के बारे में बताया, याद होगा आपको एयर बैग के बारे में। और फिर मैंने हेलमेट के बारे में भी आपको कहा कि आप सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में, ठीक है। ये सारे इससे ही रिलेटेड हैं, कैचिंग अ बॉल। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा एथलेटिक में एक इवेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हाई जंप। हाई जंप में क्या होता है, जब भी जो भी एथलीट हाई जंप में पार्टिसिपेट करता है, तो वो जब जंप करता है तो जहाँ पर वो लैंड करता है जंप करने के बाद, उस जगह को फोम से और रेत से भरा गया होता है, ठीक है। उसको फोम से और रेत से जो है भरा गया होता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि जब वो उसके ऊपर गिरें, उनके गिरने के वक्त जो वेलोसिटी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाए। आपने एक और देखा होगा बियर ग्रिल्स का के वो जो डिस्कवरी चैनल पर आते हैं, आपने देखा होगा कि वो जो रेत के टीले होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, उनके ऊपर वो अक्सर बिना पैराशूट के ही जंप कर जाता है, क्योंकि उसको पता है वहाँ पर जंप करने के कारण क्या होगा, जब वो जंप करेगा। और एक और बात बता दूँ, वो ज़्यादा हाइट से नहीं करता है, कम हाइट से करता है, ताकि चोट ना लगे। तो जब वो सैंड ड्यून पर जंप करता है, सैंड ड्यून पर जंप करने के कारण क्या होता है, सैंड्स के जो टीले होते हैं, सैंड ड्यून्स जो होते हैं, सैंड के कारण क्या होता है, वो जब इंसान उसके ऊपर गिरता है या कोई भी चीज़ उस पर गिरती है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है जी। और क्या होता है, एक और बात होती है, ज़्यादा वेलोसिटी कम होने के लिए टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। अगर एक हार्ड सरफेस के ऊपर वो स्ट्राइक करेगा, हाई जंप करने वाला एथलीट जो है स्ट्राइक करेगा, तो उसको चोट लगेगी, क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा ना। जंप करेगा और ज़मीन के साथ टकराएगा तो टाइम कम मिलेगा। लेकिन जब वहाँ रेत पड़ी होगी तो वो ज़्यादा रेत के कारण क्या होगा, रेत के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा देर तक रहेगा, यानी कि टाइम बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बढ़ जाएगा, यानी कि फोर्स अप्लाइड जो है, इस तरह से क्या होगा, चोट जो है वो कम लगती है। तो खैर चलते हैं, और बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स आप खुद भी सोच सकते हैं, उनके बारे में आप खुद भी बात कर सकते हैं, और पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। याद रखिए, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, ये आपने याद रखना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स first law can be derived from Newton's second law. Newton's first law from mathematical expression of Newton's second law. ठीक है जी, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही न्यूटन का सेकंड लॉ भी जो है वो डिराइव हो सकता है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि एफ जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू एम ए। व्हाट डज दैट मीन, एम ए का मतलब हो गया एम वी माइनस यू अपॉन टी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। और मैंने पहले भी आपको बताया कि एम वी माइनस यू अपॉन टी इज प्रोपोर्शनल टू एफ, या एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। और यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ करके आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज कर सकते हैं, और हमने उस तरह से एफ इज इक्वल टू एम ए निकाला। तो अब एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो इट मस्ट बी इक्वल टू ए, क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, तो इट इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है जी। अब ज़रा नोटिस कीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब ये सोचिएगा कि क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, दैट एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, लिख सकता हूँ ना। क्या किया, ये एफ है और ये है वी माइनस यू अपॉन टी, इसका टी जो है यहाँ जाकर एफ इंटू टी हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू हो गया।
ठीक है जी, mv माइनस mu। अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो उस केस में क्या होने जा रहा है, F की जगह जीरो हो जाएगा, 0 इंटू 2t इज जीरो, तो 0 इज इक्वल टू mv माइनस mu, विच मीन्स mv इज इक्वल टू mu। इसका मतलब हो गया mv जो mu के बराबर है, mm कैंसिल, विच मीन्स v इज इक्वल टू u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो सेम हो जाएगी। सो यहाँ आपको क्या पता लगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ f इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू v। हमने देखा इफ f इज इक्वल टू 0 देन v इज इक्वल टू u या u इज इक्वल टू v, जो भी आप कहें, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो है दे आर गोइंग टू बी कांस्टेंट, है ना, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। दिस मीन दैट in the absence of an external force, the object will continue moving with uniform velocity throughout the time t, यानी कि if u is 0 then v is also 0, the object will remain at rest, ठीक है ना, बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगी। तो इस तरह से यानी कि यहां पर पता लगा कि जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, उसका बहुत महत्व है, उसके बगैर जो है कोई भी चेंज जो है मोशन में या रेस्ट में, बॉडी की जो पोजीशन है रेस्ट की या मोशन की, उसमें नहीं आ सकती। सो हमने बड़े आराम से वी डिड्यूस्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आज का ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ आपको ये चीज़ समझाई है, और मेरा आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।